नमस्कार साथियों। हम इसके पहले एथिक्स के बारे में कुछ चीज़ें बात कर चुके हैं। हम उन्हीं को एक बार देखते हुए आगे बढ़ते हैं। नीतिशास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान या मानकीय विज्ञान है। नीतिशास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। नीतिशास्त्र संपोषणीय एवं समावेती आनंद का विज्ञान है। नीतिशास्त्र सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। नीतिशास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। नीतिशास्त्र सद्जीवन की अवधारणा का विज्ञान है। हमने इसके बारे में समझा था और ये समझा था कि ये किस तरीके से ये बातें सही भी है ना, किस तरीके से है नीतिशास्त्र, यानी इन चीज़ों के बारे में नीतिशास्त्र क्या कहता है, हमने इसको भी समझ लिया था। कैसे समझा था ये नीचे हम दिखा रहे हैं। हमने ये सारी चीज़ें हैं ना आदर्श मूलक विज्ञान के रूप में हमने देखा, दुविधा समाधान के रूप में भी देखा था हमने, है ना। और ये है ना यहाँ दुविधा समाधान का विज्ञान है, इसको हमने देखा था पहले। फिर हमने नीतिशास्त्र क्या है ये सारी चीज़ें देखी थी। दुख आनंद कैसे बढ़ सकता है इसको भी हमने देखा था। और फिर हमने यहाँ तक देख लिया था कल, है ना, कि नीति मूल्य के बारे में हमने यहाँ तक कल देख लिया था। नीतिशास्त्र मूल्य एवं सद्गुणों का विज्ञान है, हमने यहाँ तक देख लिया था। और आज हम इसके आगे देखें संस्था के संबंधित क्या क्या मूल्य होती हैं वो भी हमने देख लिया था। आगे आज हम देखते हैं कि नीतिशास्त्र, थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, सर्वांगीण कुछ चीज़ें गलत टाइपिंग हुई हैं तो आप देख लीजिएगा। नीतिशास्त्र सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। नीतिशास्त्र विज्ञान के तौर पर सभी या मानव के सभी संभावित सारों की भलाई या बेहतरीन मानव जीवन के सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। इसे ही हम मानव का सर्वांगीण कल्याण कहते हैं। मतलब सर्वांगीण कल्याण से पहले हम समझेंगे कि मनुष्य का सार क्या है, यानी वो कौन कौन से डायमेंशन है जो मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य किस तरीके की संस्थाएं, मनुष्य में कौन कौन से निकाय होते हैं, एजेंसी कैसे संकाय कैसे कैसे होते हैं, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है, एक आध्यात्मिक प्राणी है, शारीरिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, बौद्धिक प्राणी है। और इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा मनुष्य बनना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अच्छा मनुष्य जो होता है वो उत्कृष्ट मानव की तरह, फिर अच्छा मनुष्य बौद्धिक एवं तार्किकता अच्छी हो। अच्छे मनुष्य की पहचान क्या है? जिसकी बौद्धिकता एवं तार्किकता अच्छी हो, संवेग भावना अच्छी हो, सामाजिकता अच्छी हो। यानी मनुष्य जब इन सारे फैक्टर्स को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है या इन सारे बहुआयामी पहलुओं पर काम करके अपने जीवन को इस स्तर पर ले आ लेता है, तो हम क्या कहते हैं कि उसने अपना सर्वांगीण कल्याण कर दिया। यहाँ संभावित सार का मतलब यही है, ये सारे संभावित सार हैं मानव के, ठीक है। तो अब इन सबको प्राप्त करने में एथिक्स या नीति शास्त्र कैसे भूमिका अदा करती है, हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसी जीवन शैली का प्रतिपादन करता है इसका पालन करने से मनुष्य, देखो यह माने नीतिशास्त्र एक ऐसी जीवन शैली का प्रतिपादन करता है जिसका पालन करने से मनुष्य अपने बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक, यानी जो हमें ऊपर हमने समझा, सभी पक्षों की उन्नति कर सके। मनुष्य के लिए एक ऐसी आचार संहिता का निर्माण करना जिससे वे अपने सभी संकायों का महत्तम विकास करके कल्याण के लक्ष्य को हासिल कर सके, यही नीतिशास्त्र जैसे विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। याद रखिए, जिससे वह अपने सभी संकायों का महत्तम विकास करके कल्याण के लक्ष्य को हासिल कर सके। यानी नीतिशास्त्र का एक लक्ष्य है कि वह मनुष्य के सभी संकायों को विकास करने में या वो उसके कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसलिए नीतिशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्यों मानव कल्याण का विज्ञान है? क्योंकि नीतिशास्त्र अपने एक कार्य में मानव के कल्याण से संबंधित पहलुओं का भी एक व्यवस्थित अध्ययन और किस तरीके से मनुष्य का कल्याण होगा इसके बारे में एक व्यवस्थित विवेचना करता है। नीतिशास्त्र मनुष्य को वस्तु बनाने से रोकने का प्रयास करता है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा।
कि नीति शास्त्र मनुष्य को वस्तु बनाने से रोकना, मतलब मनुष्य का वस्तुकरण नहीं कर दिया जाने। वस्तु क्या होती है? वस्तु साधन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कह लो आप, है ना, वो वस्तु है जिनको हम अपने लिए उपयोग करते हैं। यानी एक साध्य होता है, एक साधन होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में आप जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हो उनकी इच्छाओं को तो नहीं मानते ना आप, तो वो वस्तु हो जाता है। यानी जिसमें चेतना ना हो, संवेदना ना हो, वो वस्तु हो जाता है। तो नीति शास्त्र मनुष्य को वस्तु बनाने से रोकने का प्रयास है। यह मनुष्य के लिए अच्छाई या भलाई का ज़्यादा व्यापक विचार प्रस्तुत करता है। एक विज्ञान के तौर पर यह मानव जीवन की अच्छाई को अनेक सारों की बेहतरी से जोड़ता है। नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। हम ये समझते हैं। फिर हम एक विज्ञान के तौर पर नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य उन मूल्यों की खोज करना जिनसे हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता या उत्कृष्टता बढ़ाई जा सके। क्योंकि हमारी दुनिया में समाज, राज्य, धर्म, संस्कृति, प्रशासन जैसी अनेकों संस्थाएं हैं। इसलिए इन अलग अलग संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें हर संस्था हेतु अलग अलग मूल्य चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं कि एक विज्ञान के तौर पर नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य उन मूल्यों की खोज करना जिनसे हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता या उत्कृष्टता बढ़ाई जा सके। मतलब संस्थाएं कैसे बेहतर बनेंगी, इसके लिए क्या क्या मूल्य चाहिए, ये कौन बताता है? ये नीति शास्त्र बताता है। और इस तरीके से अलग अलग संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें हर संस्था है तो अलग अलग मूल्य भी बताता है। कौन? नीति शास्त्र। जैसे शांति, सहअस्तित्व और सौहार्द के घटक जैसे समाज की गुणवत्ता बढ़ जाती है और इसी कारण इन्हें सामाजिक मूल्य कहा जाता है। मतलब वो सारे घटक जिनसे समाज की गुणवत्ता बेहतर होती है उन्हें तो हम मूल्य बोलते हैं, सामाजिक मूल्य कहा जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि राज्य की गुणवत्ता बढ़ाने के कारण राजनीतिक मूल्य हैं। सिलेबस की व्याख्या। नीति शास्त्र की एक विषय के तौर पर प्रासंगिकता तभी है जब दुनिया में अनैतिकता और बुराई है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, नीति शास्त्र क्या है? दुनिया को बेहतर बनाने का विज्ञान है। तो यानी अगर दुनिया में बुराई है ही नहीं, अनैतिकता है ही नहीं, तो फिर वो किसे अच्छा बनाएगा? ऐसे समझिए आप कि सूर्य का महत्व आपको कब समझ में आता है? जब अंधकार, दिन रात होती है ना, तभी तो समझ में आता है कि यार सूर्य चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऐसा उपकरण हो कि आप हमेशा लाइट में ही रह लें तो फिर सूर्य की आवश्यकता ही नहीं। यानी डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं? जब आप बीमार होते हैं ना। जब आप में अनैतिकता है तभी तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है या फिर नीति शास्त्र की ज़रूरत होती है। तो फिर वही चीज़ है, अनैतिकता और बुराई। जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान एवं चिकित्सा प्रासंगिकता तभी है जब दुनिया में बीमारियां हैं। मतलब चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञान का रेलेवेंस तभी है जब बीमारियां, अगर बीमारी ही नहीं रहेगी तो फिर चिकित्सक कैसे काम करेंगे, है ना? किसके लिए काम करेंगे, किसको, है ना, बीमारी से किसको बीमारी से छुटकारा दिलाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं नीति शास्त्र सिलेबस में बुराइयों का कारण का पता लगाना, बुराइयों या अनैतिकता की व्यापक समझ उत्पन्न करना, इन बुराइयों या अनैतिकताओं को हटाने के लिए तरीके या उपाय सुझाना। अगर हम पता लगा लें कि मनुष्य में बुराई या अनैतिकता कहाँ से आती है, इसका कारण क्या है, तो सिलेबस में इसी अनैतिकता को दूर करने का उपाय होना चाहिए। भाई अगर चिकित्सा विज्ञान बीमारी को दूर करने का एक विज्ञान है तो कहीं ना कहीं उसका सिलेबस तो इसी तरीके से निर्मित हुआ होगा ना कि उसमें वो सारी चीज़ें होंगी जिससे बीमारी को दूर किया जा सके। ठीक इसी प्रकार अगर हम पता लगा लेने लगा दें कि हमारी संस्थाओं में अनैतिकता का कारण क्या है, तो सिलेबस का एक पूरा भाग इन अनैतिकताओं को दूर करने का उपाय पर आधारित होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। अब हम आगे देखेंगे, कल देखेंगे इन सारी चीज़ों में ना, पाठ्यक्रम की व्याख्या हो गई है। अब हम देखेंगे नीति शास्त्र का लक्ष्य मानव को नैतिक बनाना और संस्थाओं को नैतिक बनाना। एक लक्ष्य और होता है दुनिया को, यानी ये दोनों बन जाएंगे तो स्वाभाविक है दुनिया भी बेहतर हो जाएगी।
तो हम इनको कल देखेंगे। ठीक है, हम पहले ये देख लेंगे कि कौन सी यूनिट किस लिए बनाई गई है, फिर हम आगे एक एक यूनिट की बेहतर व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और हम कल से देखेंगे लेक्चर 6। ठीक है, लेक्चर 6 या पाठ्यक्रम की व्याख्या में हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।